नंबर 1 और चैप्टर का नाम है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक्सक्यूज मी सर। जी सर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया ग्रेविटेशन चैप्टर का? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट? यस सर। नहीं वो नहीं है सिलेबस में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिमूव हो गया सिलेबस से? हाँ, जो सिलेबस में नहीं है, केपलर्स के लॉज हटा दिए गए हैं, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट नहीं है। अपेरेंट वेट वगैरह मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके सर। तो नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी हम लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इलास्टिक बॉडीज या इलास्टिसिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी। हेडिंग डाल ली बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ, तो इलास्टिसिटी में लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इलास्टिक बॉडी लिख लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी by which it regains its original shape and size, original shape and size on the removal of deforming force, on the removal of deforming force। ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी, elastic body by which it regains its original shape and size on the removal of deforming force। तो देखो इसमें दो चीजें आपको अभी नहीं पता हैं। एक चीज आपको नहीं पता डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक बात आपको और पता होनी चाहिए, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ठीक है। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हम लोग अगर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से बॉडी क्या कर दे, अपना शेप और साइज चेंज कर दे, ठीक है। और शेप और साइज चेंज कर दे तब उस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब बॉडी के शेप को डिफॉर्म कर दे, चेंज कर दे, तो उस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और इस डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने से अगर बॉडी अपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर वापस पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसमें बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस पहुंच जाए, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी। क्लियर हो गई बात? जैसे एग्जांपल है आपका रबड़। रबड़ में हम लोग एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो बॉडी पहले खींचेगी, मतलब डिफॉर्म होगी, मतलब अपने शेप और साइज को चेंज करेगी। लेकिन अगर उस फोर्स को हम लोग छोड़ दें तो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस पहुंच जाएगी, रबड़ फिर जैसे थी वैसे ही हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कह दिया करते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर होगी ना सबको बात? अब इसके बाद बात आती है प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी नेक्स्ट लिखेंगे प्लास्टिसिटी।
प्लास्टिसिटी में लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज by which they do not regains their original shape and size, on the removal of deforming force, on the removal of deforming force। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, उसमें क्या था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडीज। अब प्लास्टिक बॉडीज कौन सी बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिनमें अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हम लोग डिफॉर्म कर दें, लेकिन जब उस फोर्स को हटाएं तो फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आ पाए। ठीक है, इसमें लिखा ना विच दे डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आ पाए। इस तरह के जितने भी हम लोगों को ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी का नाम होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, कोई भी प्लास्टिक बॉडी हो उसको आप खींच के बड़ा कर दो, फिर अगर आप फोर्स को हटाओगे तो ओरिजिनल शेप और साइज पर वापस नहीं आ पाएगी, तो उसको हम लोग नाम दिया करते हैं प्लास्टिसिटी। ये डिफरेंस होता है आपका इलास्टिक बॉडीज में और प्लास्टिक बॉडीज में। समझ में आया बेटा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। इलास्टिक बॉडीज में बॉडी फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक बॉडीज जो होती हैं प्लास्टिसिटी में, वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पर वापस नहीं आ पाती हैं, उनको हम लोग कह दिया करते हैं प्लास्टिसिटी। ये दोनों में डिफरेंस है। आपको ये डिफॉर्मिंग फोर्स पता चल गया ना। डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी में लगाने से बॉडी अपनी शेप को चेंज कर दे, तो उस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वैसे एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, एक हुआ करती है। ठीक है, तो उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सेम उसका भी वही होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से अपना किसी भी तरह की रिगेन नहीं कर पाती है बॉडी ओरिजिनल शेप और साइज पर, उसको हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक कह देते हैं। तो जो अब मेन चीज है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर आपको लगभग सेम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस है। फिलहाल स्ट्रेस में लिख देते हैं इट इज इंटरनल फोर्स, किसी बॉडी का इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर भी आपका यही होता है, लेकिन प्रेशर में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, यहां पे हमने कौन सा लिया है, इंटरनल फोर्स। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाई A। So by which we denote stress? स्ट्रेस को किसी से नहीं डिनोट किया था बेटा, स्ट्रेस को स्ट्रेस ही लिखा जाता है। ओके सर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर हमें स्ट्रेस की यूनिट लिखनी हो तो ऊपर देखो फोर्स है, नीचे एरिया है।
फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप उस बात को लिख लें, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम सब लोग निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, ऊपर फोर्स का डायमेंशन, नीचे एरिया का डायमेंशन, ठीक है। ऊपर फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ये डायमेंशन है आपका स्ट्रेस का। ML माइनस 1 T माइनस 2। क्लियर? ये बात हो गई हमारी स्ट्रेस की। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्ट्रेन की। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेन क्या है? इट इज द रेशियो, it is the ratio of change in dimension to the original dimension, change in dimension to the original dimension। ठीक है, बॉडी में, बॉडी के डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो चेंज होता है उसका रेशियो ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल के साथ जो रेशियो होता है उसी को हम लोग स्ट्रेन कह देते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू बन जाएगा आपका चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये आपका स्ट्रेन कहलाता है। अब स्ट्रेन आपको 3 तरीके के मिलेंगे। अच्छा देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ऊपर लिखा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ऊपर भी वही डायमेंशन है, नीचे भी वही डायमेंशन है, तो डायमेंशन डायमेंशन खत्म हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसी है? इसकी कोई यूनिट नहीं है और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। टाइप्स देखते हैं इसके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सबसे पहले नंबर पे है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब इसमें बात आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन तो हो गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन कौन सा डायमेंशन हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ से रिलेशन है इसका। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of change in length, change in length to the
ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बना आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू योर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज मान लो लेंथ में आया डेल्टा एल का, ओरिजिनल पहले कितना लेंथ था एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपका पहला पार्ट है, पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन का पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितने का चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा कोई डेरिवेशन नहीं है इस यूनिट में, इस चैप्टर में कोई बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है अभी, इस चैप्टर में सब छोटी छोटी चीजें हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं टाइप इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी एक तरीके का स्ट्रेन है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम से रिलेशन हो गया इसका, वॉल्यूम से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिल्कुल सेम उसी तरीके से डिफिनीशन लिख सकते हैं इसकी भी, जैसे लॉन्गिट्यूडनल की लिखी है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in volume, change in volume to the original volume। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जिसको चेंज इन वॉल्यूम को किससे लिखेंगे? डेल्टा वी से। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? वी। तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड है आपका शियर स्ट्रेन, SHEAR, शियर स्ट्रेन। थर्ड है आपका शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन क्या है? इट इज द एंगल, it is the angle by which, it is the angle by which a face gets turned, a face gets turned with respect to fixed face, with respect to fixed face। ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा ये क्या है। इट इज द एंगल, ये एंगल है जिस एंगल के साथ एक फेस क्या कर जाए? फिक्स फेस के साथ टर्न कर जाए।
It is the angle by which a face gets turned with respect to fixed face. अब कैसे मैं तुम्हें बताता हूं इसको. सपोज दैट आपके पास ये क्यूब दिया गया है. मान लो आपको एक क्यूब गिवन है इस तरीके से. ठीक. इस क्यूब का जो नीचे वाला फेस है वो फिक्स है. इस वाले फेस में हमने इधर से एक फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ. उसकी वजह से क्या होगा कि ये पोर्शन आगे की ओर मूव कर जाएगा, इधर की ओर. ठीक है. ये फेस जो है आगे की ओर मूव कर जाएगा. तब उस समय जो यहां पे एंगल बन रहा होगा, गलत बन गया, यहां पे बना दो उसी को. उस समय ये जो एंगल बन रहा होगा यहां पर थीटा, क्योंकि इतने से ये आगे की ओर झुक गया है, ये वाला एंगल थीटा. तो जितने से आगे की ओर झुक गया है इसी को हम लोग कह देते हैं शियर स्ट्रेन. तो मतलब कि मान लो आगे की ओर एक्स लेंथ आगे चला गया है, यहां समझ सकते हैं ये भी लेंथ एक्स है, और इसकी जो ओरिजिनल साइड है वो आपकी एल लेंथ की थी. तो जो थीटा एंगल है शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स बाई एल. तो थीटा इज इक्वल टू आपका एक्स बाई एल आ जाएगा. थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई एल. इसमें बेटा थोड़ा ध्यान समझना, जो चीज ना समझ में आई हो हमसे पूछ लेना जहां पे ना आया हो किसी को. अभय तिवारी, यस सर. समझ में आ गया बेटा ये बात. हाँ सर भाई. हाँ भाई सर. ठीक है. जैसे एक मोटी सी बुक हो, उस बुक को ऊपर की ओर दबाए तो एक एंगल से बेंड हो जाता है ऊपर का फेस. वही जो एंगल होता है उसी का नाम शियर स्ट्रेन होता है. अमित कुमार, समझ में आया बेटा. आवाज क्लियर नहीं आ रही. प्रियांशी, यस सर. बेटा आ गया कि नहीं. यस सर आ गया. ठीक है. अब चलो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं. ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हो गए. 3 तरह के टाइप्स होते हैं स्ट्रेन के. पहला आपको मैंने बताया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा आपको बताया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा आपको बता दिया मैंने शियर स्ट्रेन. ठीक है. 3 तरीके के होते हैं. नेक्स्ट एक लॉ है जिसका नाम होता है हुक्स लॉ. नेक्स्ट है आपका हुक्स लॉ. नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको हुक्स लॉ. अब ये हुक्स लॉ क्या स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का. ये हुक्स साइंटिस्ट का नाम है. ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट विदिन इलास्टिक लिमिट, मतलब जब तक किसी बॉडी में इलास्टिसिटी है तब तक की बात हो रही है. इट स्टेट्स दैट विदिन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to
टू स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है। कब तक होता है? बॉडी में जब तक इलास्टिसिटी रहती है। ठीक, इसका मतलब उन्होंने कहा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका स्ट्रेन के बराबर। ये चीज, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे कुछ भी एक मान लो कांस्टेंट आ गया यहाँ पे इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया? कांस्टेंट के बराबर हो गया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर हो गया? ये आपका कांस्टेंट के बराबर हो गया। मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कब तक कांस्टेंट होता है? जब तक बॉडी में इलास्टिसिटी होती है। और इस कांस्टेंट का एक नाम होता है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज, दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर थोड़ा पहले वाला पेज दिखा दीजिए। ओके सर। ये हो गया आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इसी का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये कहाँ से, या फिर इसका एक नाम और होता है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी नाम होता है। हाँ, इसमें और लिखना, और इसी का नाम है कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो ये रेशियो है। किसका रेशियो है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब है Yes, sir. बेटा, अभी जब आपका टेस्ट हुआ था तो कहाँ तक सिलेबस में दिया गया था, कौन से टॉपिक तक? सर याद नहीं है सर उस पर। हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में फ्रिक्शन दिया गया था, फ्रिक्शन। सर अपैरेंट पहले का नो सर, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं दिया गया था। सर अपैरेंट वेट, जो सर लिफ्ट वाला वेट रहता है, ये सारे वेट। अच्छा, मतलब फोर्स वाला टॉपिक तक दिया गया था ना। यस सर। अच्छा, तो तुम लोग सब लोग सिलेबस लिख लो। अभी जो यूनिट टेस्ट होना है तुम लोगों को उसका सिलेबस लिख लो पहले, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। सिलेबस फॉर सेकेंड पीरियोडिक, आपका जो सेकेंड पीरियोडिक होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। शायद 10 दिसंबर से होगा ये पेपर, शायद, कंफर्म नहीं है मुझे,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिलेबस बता दे रहा हूँ। सेकंड पीरियोडिक का क्या होगा, पहला आपका फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं दिया गया था ना, अब इस बार हम लोग फ्रिक्शन देंगे। और फ्रिक्शन के बाद आपका सेकंड आएगा वर्क एनर्जी पावर। वर्क कॉमा एनर्जी एंड पावर। थर्ड आपका आएगा सेंटर ऑफ मास। और फोर्थ में आपका आएगा रोटेशनल मोशन। बस इतना ही आएगा। सर ग्रेविटेशन नहीं आएगा? बेटा ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन भी दे दें, ज्यादा तो नहीं होगा तुम लोगों को। नहीं 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 सर, ग्रेविटेशन मत दीजिए। वैसे ही अभी कम है इतना। मत दीजिए सर। ग्रेविटेशन भी आएगा। पांच चैप्टर आएंगे आपके इस वाले टेस्ट में, ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका, 30 मार्क्स का। सिलेबस लिख लो, ये आएगा सिलेबस में बेटा। फ्रिक्शन आएगा, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। सर 30 मार्क्स के हिसाब से ये ज्यादा नहीं है? नहीं ज्यादा नहीं है सर। डेरिवेशन भी आएंगी? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा पूरा। ओके सर। सर पूरा? हाँ पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब 30 के अगर सर एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है सर, 30 क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव टाइप? नहीं नहीं, तो एक एक नंबर के नहीं रहेंगे, ज्यादा नंबर के हो सकते हैं। नहीं मतलब सर मैं कह रहा हूँ कि अगर सर एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है सर, 30 क्वेश्चन सर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप? सारे ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके सर। ठीक है, चलो अब रहने देते हैं। यंग्स मॉडुलस अब हम लोग कल पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कल पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों का आज का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।